सोया हुआ रहता है तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको जगाना बहुत मुश्किल है। तो आलमगीर साहब सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, वो जानबूझकर ये बता रहे हैं कि ऐसी कोई समस्या दिक्कत नहीं। आलमगीर साहब बोल रहे कौन सा गांव है, कोई तो बताएगा ना, चल के दिखाएगा ना कि यहाँ बांग्लादेशी आके बैठ गए हैं। ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा। आप लोग को बोलना चाहिए 9 साल में ये काम किए और आगे आएंगे तो ये काम करेंगे। बोले इस मुद्दा को क्यों नहीं बनाता, डिवाइड एंड रूल। वोट बैंक के डर के खातिर अगर आप इन सब चीज़ों को पर्दे में रखेंगे तो इससे दुर्भाग्य और कुछ नहीं होता। वो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं और अपॉर्चुनिटी की खातिर वो लोग एक प्लेटफॉर्म में आए हैं, एक दूसरे को गाली दे करके आए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर एक मोदी को हटाने के लिए आप लोग एक प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं तो इसका मतलब यही है कि ईमानदार व्यक्ति आपकी आंखों में खटक रहा है। झारखंड की पॉलिटिक्स खासकर बीजेपी के लिए 2 प्रमंडलों पर टिकी है, संथाल और कोल्हान। चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा, दोनों ही जगह बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा था। संथाल से ही हमारे साथ विधायक हैं अमित मंडल जी, इनसे बात कर लेते हैं। इस बार जेएमएम करिए दुमका सीट तो वापस आएगा ही आएगा, राजमहल तो हमारा है ही, और बहुत सारे सीट वापस आएंगे। 12 इस बार नामुमकिन है। देखिए, हम लोगों का ये प्रयास रहा है कि 12 नहीं 14 लोकसभा सीट्स पे चुनाव दर्ज करें, और उसको लेकर हम लोगों ने रणनीतियाँ बनाई हैं। और हर एक विधायक का, कार्यकर्ता का और बड़े बड़े नेताओं का प्रवास भी वैसे लोकसभा क्षेत्रों में हो रहा है। और जिस प्रकार से राजमहल में आप देखें कि वहाँ पर मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के बावजूद कोई बहुत बड़ा काम हुआ नहीं है, वहीं उसके उलट अगर गोड्डा में देखें तो कई ऐसे योजनाएं हैं जो धरातल पे उतरे हैं। तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि जनता चाह रही है विकास हो, और जहां पर मुख्यमंत्री का ठप्पा लग जाए और वो लोकसभा में विकास नहीं होता है तो मुझे लगता है इससे दुर्भाग्य की बात कुछ और हो नहीं सकती। अभी भी आप अगर बरहेट विधानसभा जाएंगे या सुदूर महेशपुर जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आज तक वहाँ सड़क नहीं बन पाया, और आदिवासी समाज के लिए जो ये सरकार आई है आज एक भी काम आदिवासी समाज के हित में नहीं कर पाई है। इसलिए जनता वहाँ बदलाव के मूड पे है। रांची से ये कह देना कि हम लोग राजमहल तो जीतेंगे ही, ऐसा नहीं है। राजमहल में इस बार बहुत टफ होने वाला है फाइट, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है उसके आधार पर वहाँ के लोकसभा के लोग भी ये अब आशा उम्मीद के साथ वहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं और भाजपा की तरफ देख रहे हैं। तो आलमगीर साहब तो बोल रहे आप लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं। बोल रहे प्रदेश अध्यक्ष अभी बीजेपी के ये हर जगह बोलते फिर रहे हैं एनआरसी लाएंगे, एनआरसी लाएंगे। बोले कहाँ बांग्लादेशी घुसा है, चलिए हमारे साथ, हमको दिखाइए कौन सा गांव है। सिर्फ माहौल बनाने के लिए रघुवर दास की सरकार थी तो क्यों नहीं एनआरसी लेकर आए? देखिए, उस समय तो एनआरसी आई नहीं थी रघुवर दास की सरकार में। अभी तो एनआरसी, मुझे याद है कि लोकसभा विधानसभा जब चुनाव हो रहा था उस समय एनआरसी की घोषणा हुई थी। और सीए एनआरसी जो मुद्दा है वो जेन्युइन मुद्दा है, और मुझे लगता है कि वैसे लोग जो बाहर से आकर यहाँ पर लाभ ले रहे हैं उनके लिए ऐसे कठोर कानून का प्रावधान होना चाहिए। अब आलमगीर साहब को किस प्रकार नहीं दिख रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसका जो क्षेत्र है वो तो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, और वो खुद ये बात को अनुभव कर रहे हैं कि वहाँ पर स्थानीय जो मुसलमान लोग हैं वो आजकल लाभ लेने से वंचित रह रहे हैं, लेकिन बाहर के बांग्लादेश के जो मुसलमान आके उनके कंस्टिट्यूंसी में बैठे हैं वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को पहले हक दिलाएंगे कि बाहर के लोगों को हक दिलाएंगे, और ऐसा अगर हो रहा है, जो निश्चित तौर पर हो रहा है, कई इंटेलिजेंस इनपुट है, फिर केंद्र सरकार की आंकड़े हैं, राज्य सरकार को पता है, लेकिन वोट बैंक के डर के खातिर अगर आप इन सब चीज़ों को पर्दे में रखेंगे तो इससे दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। आलमगीर साहब बोल रहे कौन सा गांव है, कोई तो बताएगा ना, चल के दिखाएगा ना कि यहाँ बांग्लादेशी आके बैठ गए हैं। ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा। आप लोग को बोलना चाहिए 9 साल में ये काम किए और आगे आएंगे तो ये काम करेंगे। बोले इस मुद्दा को क्यों नहीं बनाता, डिवाइड एंड रूल लड़ा के। जो सोया हुआ रहता है तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको जगाना बहुत मुश्किल है। तो आलमगीर साहब सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, वो जानबूझकर
ये बता रहे हैं कि ऐसी कोई समस्या दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर ग्राउंड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो संथाल परगना में आ गए हैं कि किस प्रकार से आदिवासी लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनके साथ जबरन शादी कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर ज़मीन खरीद रहे हैं, रजिस्ट्री कर रहे हैं, और इतना ही नहीं वो पॉलिटिक्स में भी इंटर कर रहे हैं। तो ये उनके कहने से नहीं होगा, कितना ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट आया जिसके आधार पर ये प्रामाणिकता के साथ कहा जा रहा है कि पाकुड़ हो, साहेबगंज हो या फिर महागामा का क्षेत्र हो, वहाँ तक बांग्लादेशी घुसपैठियों का दस्तक हो चुका है। और इतना ही नहीं, मैं आपको अपने क्षेत्र की घटना बता दूं कि एक गांव है मेरा रानीपुर, मेरे विधानसभा में 2 लड़कों ने एक आदिवासी और एक दलित समाज की महिला के साथ वहाँ पर मारपीट की थी। और जब मैं गांव गया था और गांव में जाके मैंने बातचीत की थी तो पता चला कि वो 2 लोग बाहर के हैं, और कौन से बाहर के हैं वो आज तक गांव वाले नहीं बता पाए। तो इससे ये साफ प्रमाण होता है कि धीरे धीरे वो अपना पांव पूरे संथाल परगना में फैला रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं होगा कि डेमोग्राफिक चेंज होगा, और उस दिन आलमगीर साहब को पता होगा कि अंदरी कौन है बाहरी कौन है। जेएमएम तो कह रही हवा हुए एनडीए के दिन, अब इंडिया अलायंस की बारी है। इस बार मोदी जी को हटा देंगे गद्दी से और वहाँ इंडिया अलायंस का कोई आदमी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद नहीं, कौन बनेगा सबसे बड़ा तो इश्यू है। मान लीजिए हम लोग बैठ के तय कर लेंगे ना, भाजपा का दिक्कत थोड़ी है वो कि कौन बनेगा। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री लायक है। ऐसा है कि सबसे पहले ऐसा दिन तो आने वाला है नहीं, और अगर थियोरेटिकली इस बात का उत्तर देने के लिए मैं महज कह दूं कि आने वाला है, तो उनके पास ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है और इसकी लोकप्रियता पूरे हिंदुस्तान में हो। तो मुझे लगता है ये बोलने से और सुपरफिशियली बात करने से नहीं होगा। आप धरातल पे उतर के देखिए कि कहाँ पे आपकी सीट बढ़ रही है। मुझे तो लगता है कि 14 लोकसभा झारखंड में हम लोग लाने वाले हैं, बिहार में हम लोगों की स्थिति मजबूत है, उत्तर प्रदेश का आपने विधानसभा का चुनाव देख लिया किस प्रकार प्रचंड बहुमत आया, 4 विधानसभा का चुनाव जो अब होने वाला उसमें आप उसके परिणाम को देख लेंगे। और इनके ही आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो इंडिया गठबंधन की ये जो थ्योरी है वो कहीं धरातल पर नहीं उतरती। और इंडिया गठबंधन की थ्योरी पहले भी मैंने कहा है, वो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं और अपॉर्चुनिटी की खातिर वो लोग एक प्लेटफॉर्म में आए हैं, एक दूसरे को गाली दे करके आए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर एक मोदी को हटाने के लिए आप लोग एक प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं तो इसका मतलब यही है कि ईमानदार व्यक्ति आपकी आंखों में खटक रहा है, और जब देश का प्रधानमंत्री ईमानदार हो तो उसको गिराने के लिए जो है बेईमान लोग एक प्लेटफॉर्म में आएंगे ही। वही इंडिया ये गठबंधन में हुआ है। शुक्रिया। इंडिया आएगा या फिर से एनडीए, ये तो जनता को तय करना है, लेकिन 24 जैसे जैसे नज़दीक आएगा लोकसभा का चुनाव, जुबान पर नेताओं का भाषण और तीखा होता जाएगा। आप दिल से मत लीजिएगा, दिमाग से लीजिएगा। आप भी अपने सवाल लिख कर भेजिए कि आपके जनप्रतिनिधि से कौन सा सवाल पूछा जाए जो वो काम नहीं कर पाए, या किया तो किस स्तर तक किया। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.